क्या बात है, इतनी अच्छी चीज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब आपको मैं सारी बातें बता दूं। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी लोगों का, और मैं सनी आपके साथ। अभी हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिनसे हर शनिवार हम होते हैं मुखातिब और ढेर सारी बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ बॉक्स एफएम पर मौजूद हैं डॉक्टर रामावतार शर्मा, जिनके पास है 40 साल का चिकित्सकीय अनुभव और सोशल मीडिया पर फैल रही स्वास्थ्य से जुड़ी गलतफहमियों पर एक बेहद गहरी नजर। डॉक्टर शर्मा मानते हैं जानकारी तभी उपयोगी है जब वो सही और प्रामाणिक हो, लेकिन आज के डिजिटल दौर में जहां हर स्वाइप के साथ कोई नया हेल्थ टिप, डाइट ट्रिक या मिरेकल क्योर सामने आता है, वहाँ सच्चाई और भ्रम के बीच फर्क करना आसान नहीं रहा। कोई कहता है सुबह नींबू पानी जरूरी है, तो कोई बोलता है नहीं, नुकसानदेह है। कोई बताता है ये सुपरफूड आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो कोई कहता है बस मार्केटिंग गिमिक है। अब सवाल ये उठता है, आखिर सही क्या है और किस पर करें भरोसा? इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम विषय पर, सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण। इस एपिसोड में डॉक्टर शर्मा हमें समझाएंगे कैसे सही और गलत हेल्थ जानकारी में फर्क करें, किन बातों का ध्यान रखें जब आप किसी हेल्थ ट्रेंड को फॉलो करें, और क्यों हर वायरल टिप आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं होती। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने डिजिटल वर्ल्ड में हेल्थ के सच और झूठ को पहचानने के लिए, क्योंकि आज का शो है हेल्थ का ट्रूथ चेक, सिर्फ बॉक्स एफएम पर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, 40 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। आई एम सेइंग कि मतलब आपको प्रैक्टिस करते हुए कभी दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया, जहन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि कुछ और भी ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ और करता हूँ, अब बहुत हो गया, इस पेशे को छोड़ दूसरे पेशे में घुसता हूँ? नहीं, मैं करता रहता हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं दिल से तो साहित्य का आदमी हूँ। अच्छा। पर्सन ऑफ लिटरेचर, और रोजी रोटी के लिए मेडिकल प्रोफेशन अपनाया। सही बात तो है। मैं तो साथ चलती रही है, मेरी किताबें साथ चलती रही हैं और प्रैक्टिस भी साथ चलती रहती है, प्लस एनवायरनमेंट पे मैं वर्क करता हूँ वो भी मेरा उसके साथ चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ को आई ट्राई टू मेंटेन इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपने बताया साहित्य और पढ़ते हैं आप, लिखते भी हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आपसे सिर्फ आपकी लिखाई की वजह से या आपकी बोली की वजह से आपके पास आया है, दिखाने नहीं आया वो? काफ़ी आते हैं, और फिर उसके बाद दिखाना शुरू कर दिया, बोले चलो ठीक है, हाँ, सुन भी लेंगे और इलाज भी करवा लेंगे। ऐसा होता रहता है। अब ट्रीटमेंट तो मैंने खैर बंद कर दिया 2 साल से। आई डोंट ट्रीट पीपल नाउ। ओके। तो क्योंकि मेरा मानना है कि जो नॉलेज आपने इकट्ठा किया एक उम्र के बाद में, उससे आप डिटैच हो जाओ और फिर उसको लोगों में स्प्रेड करो, क्योंकि आपका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट तो है नहीं। राइट। आज से मैं 5 साल पहले कोई ऐसा प्रोग्राम करता तो मेरा सेल्फ एडवर्टाइजमेंट होता वो। राइट। अब मेरे को प्रैक्टिस तो करनी नहीं है। अब जो सुनना चाहें और जो कहना चाहें, आज के जैसे टॉपिक के संबंध में बताऊं, हम सोशल मीडिया पे खाना ढूंढते हैं, कौन सा खाना सुपर फूड है, कौन सा खाना बहुत अच्छा है। अरे भाई लोगों, आपके घर में आपकी दादी है, आपकी नानी है, आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ है, और यदि आप कुकिंग करते हो तो आप खुद हो। क्या आपका अनुभव कम है क्या? राइट। वर्षों का अनुभव हर घर में जो कुकिंग करता है उसको है। चाहे वो आपके घर में कोई कुक हो या घर की कोई महिला हो, या घर में यदि पुरुष भी बहुत सारे आजकल इंटरेस्ट लेते हैं, तो क्या उनका ज्ञान कम है क्या? बिल्कुल सही बात। तो आप देखिए, हमारे यहाँ अनुभव जो है ना मनुष्य के जीवन के अंदर, उसमें इतने मोती बिखरे पड़े हैं कि उनको कोई एक माला में पिरोने की कोशिश तो करो। आप सबसे कुछ न कुछ सीखते रहो, तो आपको इतना मतलब सरप्राइज होगा कि आपको लगेगा कि यहाँ नॉलेज है, इसके लिए आपको कोई कॉलेज में जाके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तथाकथित जो महाज्ञानी और जो चारों तरफ घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, अभी उनका उद्देश्य क्या है? उन ज्ञानियों का क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है लाइक, व्यूज़, बिल्कुल, कमेंट्स, ये गेन करो। उनका मतलब एक तरह का कॉमर्शियल वेंचर है वो। मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ऑलमोस्ट 99% का एम क्या है? कॉमर्शियल वेंचर है उनका अपना। तो वो आपको थ्रिल पैदा करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी को जगाते हैं। ये खाओगे तो मर जाओगे, चुटकी के अंदर कैंसर गायब, मतलब इस तरह की बातें हैं। और खड़े होके पानी पियोगे तो आपके साथ ये खतरनाक, अरे भाई ऐसे खतरनाक काम क्यों? पानी तो पिया है, खड़े होके पानी पिया तो क्या हमारे जॉइंट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? सही बात। तो इस तरह के वो क्या होता है कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है आपको। बिल्कुल। और
अनुभव तो घर में बहुत है, सही बात। आपके रिश्तेदारों में बहुत है। आप सुनो तो सही उनकी बातों को लॉजिकली उसके ऊपर थिंकिंग तो करो। हम थिंकिंग करते ही नहीं। बिल्कुल भाई आपकी जैसे अब शादी होने वाली है, अब आपकी सास कोई, आप ससुराल जाओगे और आपको कोई खास चीज़ कहेंगी ये हमारे घर की स्पेशलिटी है, आप उसको पता तो करो भी स्पेशलिटी क्यों है, इसमें आप क्या काम करते हो, इसमें कौन सी चीज़ ऐड की आपने जिससे इसका स्वाद भी अच्छा रहे। और आप कह रहे हो हमारे घर में सेहत अच्छी रहती है, तो उसको इंग्रेडिएंट का आपको पता चल जाएगा। सही बात। लेकिन वहाँ हम ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं देते बताओ आप? क्योंकि हमें खाने से मतलब है। नहीं, हम एरोगेंट हैं। अच्छा। देखिए, विज्ञान और अहंकार कभी साथ नहीं चलते। सही बात है। एक वैज्ञानिक कितनी बड़ी खोज करो, 10 वैज्ञानिक उसके विरोध में तुरंत खड़े हो जाएंगे, चाहे आप आइंस्टीन हो और चाहे न्यूटन हो। सबका विरोध हुआ है और सबको बाद में स्वीकारा गया जब उन्होंने सिद्ध कर दिया। अदरवाइज आप कोई भी थ्योरी साइंस में रखोगे तो लोग तुरंत उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल सही बात। और जो रियल साइंटिस्ट है वो उस विरोध के बीच में से निकलता रहेगा, एक्सपेरिमेंट करता रहेगा और फिर जाके वो सिद्ध कर देगा। तो जो लोग विरोध में खड़े थे वो स्वीकार कर लेते हैं। तो न तो उनमें अहंकार है स्वीकार करने में, और न उनमें अहंकार था कि वो जो ओरिजिनल था कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ, ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। सही बात। सर, ज़्यादातर लोग तब डॉक्टर के पास जाते हैं जब कुछ दिक्कत महसूस होती है। प्रिवेंटिव चेकअप या कॉन्सेप्ट अभी भी लोगों की आदत में नहीं आया, हैबिट में नहीं आया, ऐसा क्यों? रीज़न कुछ? देखिए, अभी तक तो अभी पिछले 10 साल हटा दो, कम से कम हमारे देश में तो इलाज बहुत सस्ता होता था। हाँ। अभी 10-15 साल से ये मेडिकल इन्फ्लेशन आया है, तो ये जो मेडिकल मुद्रास्फीति आई है ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और अभी तक हमें ये भ्रम है कि साहब मैंने तो इंश्योरेंस ले रखी है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भ्रम आपका अगले 2 से 5 साल में बुरी तरह से टूटने वाला है। क्योंकि यदि आप इंश्योरेंस लोगे तो प्रीमियम इतना हाई होगा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आपकी सैलरी का 30% हर महीने प्रीमियम में जाएगा। यदि आप फैमिली की लेते हो तो 30 से 35% फिर आपके पास बचेगा क्या? तो ये सब जो है ना, ये जब बढ़ेंगे तो फिर आदमी प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि बीमार होना बहुत महंगा हो जाएगा। राइट। ऑफिस से आपको छुट्टियां मिलनी बंद हो जाएंगी, जॉब्स हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो जाएंगे। तो जब आप चारों तरफ से घिर जाओगे ना, तब वो आपका अहंकार टूटेगा। अहंकार टूटेगा तो आप हम्बल होगे, हम्बल होंगे तो आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे। अब तो आप जवानी के जोश में, शरीर की आपको परवाह ही नहीं है, लेकिन जिस दिन वो कहीं न कहीं से कुछ बीमारी घुस जाती है तो आपको पता चलता है। सही बात है। सर, आपके एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन डिजीज़ कौन सी है जिसे लोग लेट डिटेक्शन की वजह से इग्नोर मार देते हैं? मैं जैसे पैरों में कुलकुलाहट बहुत होती है, मैं इग्नोर ही करता हूँ हमेशा। कुलकुलाहट दर्द नहीं होता लेकिन हमेशा। हाँ, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके कहीं न कहीं कोई डेफिशिएंसी है। अच्छा। जैसे मैग्नीशियम है, एक विटामिन ई हो सकता है, और एक दो और कंपाउंड होते हैं, लिवोकार्टिन है, उसकी कमी हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, स्लीप डिप्राइव्ड हो सकते हो आप। तो ये सब इनको आपको एनालाइज करना पड़ता है। अच्छा। तो फिर जा कर के आप डायग्नोसिस के आसपास पहुंचते हो, और फिर जाके वो डेफिशिएंसी आपको पूरी करनी पड़ती है। अब सोशल मीडिया में क्या आता है, पैरों में दर्द चुटकियों में गायब, या ये दवा मिटाएगी, या ये फला ये खाओ तो आपके पैर का दर्द गायब। अरे भैया, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी और आपने ई और B12 दे दिया तो कैसे ठीक होगा? आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो आपके अनुभव से सीखते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग, मैं नहीं कहता हूँ कि सोशल मीडिया को फॉलो मत करो, लेकिन जो आदमी वहाँ बात कह रहा है वो ऑथेंटिक कितनी है, वो देखेंगे। वो तथ्यों के साथ बात करता है, या वो आपको कहीं न कहीं घुमा के किसी न किसी दवा पे, या किसी न किसी सप्लीमेंट पे, या कोई न कोई जूसेज के ऊपर, उस पर तो आपको लेके नहीं जा रहा है। इस बात के बारे में आपको जागृत रहना पड़ेगा। ओके। सर, एक आम हेल्दी इंसान को साल में कितनी बार और कौन कौन से बेसिक टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए? वो तो अपनी पिछली टॉक में हुआ था। आजकल तो एक साथ जनरल बॉडी चेकअप होती है। हाँ। तो उसमें सारा आप 2-1 साल में एक बार करवा सकते हो। सर, तो ऐसा कई बार होता है, जैसे कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ, कुछ और भी लोग हैं जो अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे तो क्या ही होगा, मैं तो रेगुलर चेकअप करा ही लेता हूँ। मतलब ऐसा जो माइंडसेट होता है ना कि मुझे तो क्या ही होगा, मैं वर्कआउट करता हूँ या रोज़
जॉगिंग पे जाता हूँ, मेरा फिट हूँ बिल्कुल, ऐसे माइंडसेट कैसे चेंज करें लोगों को? जिंदगी में एक बात याद रखिए, सुना है उन्हें भी हवा लग गई, हवाओं का रुख जो बदलते रहे। तो आप ये मत मानिए कि मैं सब कर रहा हूँ वो कंप्लीट है, आपको थोड़ी गाइडेंस की तो ज़रूरत रहेगी। किसी भी फील्ड में जाओगे और वो प्रॉपर गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। ओके, क्या बात है सर। सर आजकल हर दूसरा रील या वीडियो की अगर बात की जाए तो किसी हेल्थ टिप पर ही होता है। ऐसे में आम लोग कैसे ये पहचाने कि कौन सी सलाह ऑथेंटिक है और कौन सी बस वायरल कमेंट? इसमें मैं बड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक दिन मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें एक भाई साहब कह रहे हैं कि आप यदि खड़े होकर पानी पियोगे हाँ, तो आपके यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अच्छा, अब पानी खड़े होके पीने से यूरिक एसिड बढ़ने का तो कोई संबंध नहीं है, क्यों? यूरिक एसिड तो मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है। हाँ, तो यूरिक एसिड क्यों बनता है? हाँ, वो 2-3 मोटे कारण हैं। आपने खाने के अंदर फ्रक्टोज आवश्यकता से ज़्यादा ले लिया, जैसे आपने फ्रूट जूस के हाँ, 3-4 गिलास पी लिए, हाँ, या आपने जैसे आम के शौकीन हो, आपने 5-6 आम खा लिए, बिल्कुल, या खूब सारे संतरे हाथ लगे, आपने 10-12 संतरे खा लिए। और इसके अलावा जैसे बियर है, बियर के अंदर प्यूरिन नाम का एक होता है, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से का बाई प्रोडक्ट है ये यूरिक एसिड। या मटन किसी ने ज़्यादा खा लिया, फ्रिक्वेंटली डेली खाने लग गए, ऊपर से साथ में बियर पी ली, तो इन सब में प्यूरिन पाथवे होता है मेटाबॉलिज्म का, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, चाहे फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो और या फिर डायरेक्ट जिनके अंदर प्यूरिन हो। तो वो खाने के अंदर जब आएगा तो फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बहुत बनता है। अच्छा, खड़े होकर पानी पीने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं लेकिन फिर भी कहूँगा पानी बैठ के पीना चाहिए। आप थोड़े सभ्य लगते हो, उसमें कोई इमरजेंसी है तो बात दूसरी, अदरवाइज आप पानी बैठ के पियोगे तो उसमें पानी में कोई कीड़ा वगैरह वो भी नज़र आ जाएगा। कई बार क्या है कि कोई मक्खी वक्खी आ जाती है, कई बार मधुमक्खी आ जाती है, कई बार कोई सॉलिड मटेरियल है, कंकर है, कोई पता लग जाता है आपको। और देखने में अच्छा लगता है, आराम से बैठ के माइंडफुलनेस के साथ पानी पियो। राइट, लेकिन ये कहना कि खड़े रह के पानी पियोगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल ही मतलब नॉनसेंसिकल बात है, इसका कोई बेस थोड़ी है। तो मैंने कहा ना, तर्क की बात कीजिए। जिंदगी में सदा डेटा, आंकड़े और तथ्य, फैक्ट्स एंड लॉजिक, आप इन तीनों को, कुछ भी सुनो, चाहे आप सुन सकते हो, आपकी मर्जी है किसी का भी, लेकिन यदि तीनों आपको नहीं मिले और कोई ब्लाइंडली कह देता है ये करो चमत्कार हो जाएगा, उस व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि उसने कोई लॉजिक नहीं दिया कि ये क्यों करो, ऐसे करने से क्यों होगा और ये चीज़ क्यों होती है। तो वो जिस दिन आपने लॉजिकली थिंकिंग शुरू कर दी तो फिर आप जो भीड़ के अंदर जो है ना कचरा, उसको तो हटा दोगे और जो क्वालिटी है उस तक आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे। तो सोशल मीडिया का उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी को ढूंढने की कोशिश करो कि क्वालिटी कहाँ है। दूसरा क्या होता है, सोशल मीडिया पे यदि वो आपको कोई बात कहे कि कहीं कोई दवा की तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कोई भी हो, यदि धीरे धीरे आपको वो गाइड करते हैं कोई दवा की तरफ, तो वहाँ आपको जागृत रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और या वो कोई इस तरह से आपको लेते हैं कि पर्टिकुलर तरह की लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करो, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो वहाँ ध्यान रहो, ये नहीं खाना चाहिए। नहीं, ये डॉक्टर का काम नहीं है, ये किसी ज्ञानी का भी काम नहीं है कि वो दूसरे के खाने पीने को कंट्रोल करे। उसके सामने फैक्ट रखो आप, फिर उसकी अपनी चॉइस है, क्योंकि कोई भी धरती पे ऐसी चीज़ खाने वाली बनी नहीं है जो 100% गड़बड़ है। बात पोर्शन की है, आप कितना खाते हो। आप कचौरी खाते हो, हफ्ते में एक बार खा लिया, आपको अच्छा लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप दिन में 4 बार खाओगे तो बुराई है। आपने भुजिया 3 चम्मच 2 चम्मच खा लिए कोई स्वाद के लिए, ओके, अब आप कटोरी भर के खाने लग जाओगे। तो कहने का मतलब है यू हैव टू मेक ए बैलेंस, क्योंकि लाइफ, पूरी जिंदगी क्या है, पूरी ब्रह्मांड किस पे टिका हुआ है? बैलेंस पे। राइट, तो आप बैलेंस को क्यों तोड़ो भैया? आपको आप में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई? वो क्यों शक्ति कहाँ से आती है? आपके ईगो से, आपके एरोगेंस से। तो एरोगेंस को छोड़ो, घमंड को छोड़ो और बिल्कुल हम्बल बनो। और सिंपल सा फिनोमिना है, कम खाओ, पेट भरने से थोड़ा कम खाओ, राइट, गम खाओ। राइट, जो ज़िंदगी की तकलीफ़ है ना, हाँ, उनसे चीखो चिल्लाओ मत, उनको धीरे धीरे अपने अंदर आत्मसात करके उनको डाइजेस्ट कर डालो राइट, और नम जाओ, थोड़े हम्बल बनो। बिल्कुल। बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, आप ये तीनों को अपना लो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा ज़िंदगी में। सर आजकल देखा जाए तो मैंने कई लोगों को देखा, डिटॉक्स करने के लिए ये ड्रिंक पी लो, लौकी का जूस पी लो, मिरेकल डाइट्स हैं, फैट लॉस
मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर तरह के चैलेंजेस वायरल हो रहे हैं आजकल। क्या ये शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लोगों लॉन्ग टर्म में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एक तो धरती पे आपके अलावा कोई दूसरा चमत्कार है नहीं। आप नींद से उठे, सुबह जग गए, सबसे बड़ा चमत्कार ये है। अदरवाइज कोई चीज़ चमत्कार नहीं। हर एक के पीछे पूरी जो प्रकृति विकसित हुई है ना, हाँ जी। वो किस पे विकसित हुई है? वो लॉजिक पे विकसित हुई है। राइट। पूरा जो अस्तित्व है, पूरी एग्जिस्टेंस है, उसके हर एक के पीछे एक लॉजिक है। आपने जानते नहीं, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसी होगी, छिपकली ऐसी होगी, मोर ऐसे करेगा, ये क्यों करता है, हम सब के कारण हमें पता है। तो आप लॉजिक के साथ जाओ। मिरेकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई आपके डेफिशिएंसी है विटामिन डी की, और आपको मिरेकल डाइट के अंदर वो दे रहा है विटामिन सी, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? सही बात है। एक को फ़ायदा हो सकता है जिसके विटामिन डी की कमी होगी। मान लो 100 आदमियों को दिया, 10 आदमियों को डेफिशिएंसी है। सही तो बात। होता क्या है, जो 10 आदमी हल्ला मचाते हैं, अरे साहब गजब कर दिया, ये तो चमत्कारिक दवा है। ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। कई बार मेरे जो लेफ्ट नी जॉइंट में हल्की सी, मैं बैठा रहता तो हल्की सी स्वेलिंग आ जाती थी। अच्छा। तो इस बार मेरे रूफ टॉप गार्डन में मिर्चियाँ बहुत सारी उग गई, हाँ और खूब मिर्ची लगी। अब लगा भी इस मिर्ची की इतनी बड़ी क्रॉप है, इसका क्या किया जाए। हाँ। तो हमने उसको मिर्ची को तरह तरह से खाना शुरू किया, अच्छा। एंड यू आर सरप्राइज कि मेरे वो जॉइंट की स्वेलिंग है वो गायब हो गई। अच्छा। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि भाई साहब रात दिन मिर्ची खाओ जो ठीक हो जाएंगे, तो ये मेरी नादानी है, मेरी नासमझी है। हो सकता है कोई न कोई ऐसा तत्व, ऐसा कोई कंपाउंड मिर्ची में होता है जिसकी मेरी बॉडी में डेफिशिएंसी थी, जी। तो मैंने कंज्यूम किया, तो वो डेफिशिएंसी मेरी पूरी हो गई, तो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। लेकिन इसका मतलब यानी मैं छत पे खड़ा होकर चिल्लाऊं कि साहब मिर्ची खाओ और जोड़ बचाओ। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, मिर्ची खाओ जोड़ बचाओ। तो उन लोगों से बच के रहना चाहिए जो तथ्य पे, मैंने कहा ना, आंकड़े और तथ्य पे नहीं दें, या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप कि साहब मेरे साथ ये हुआ। तो ऐसे में कह रहा हूँ, घर में आप अपने फैमिली मेम्बर से अपने हेल्थ से रिलेटेड पूछो चीज़ें। कभी कभी जैसे आप सब चीज़ों पे बात करते हो, पॉलिटिक्स पे घंटों बात कर लेते हो, पैसे के बारे में कितनी बात करते हो, घरों पे कभी कभी हेल्थ के एक्सपीरियंस भी शेयर करने चाहिए आपस में। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपका जो अनुभव है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज आपका अनुभव वेस्ट हो गया सारा का सारा। आप अपने घर में ही उनको शेयर नहीं करते हो एक दूसरे से। सही बात है सर। और कितने घरों में सुबह बैठ के हेल्थ के ऊपर चर्चा होती है? कभी नहीं होती, सालों साल में नहीं होती, पूरी ज़िंदगी में लोग बात नहीं करते। तो शेयर योर एक्सपीरियंस। सर आपके हिसाब से फेक मेडिकल न्यूज़ या हेल्थ मिथ्स फैलने वाले सबसे बड़े सोर्सेस क्या है, रीज़न क्या है, वजह क्या है? रीज़न तो बड़ा सिंपल है। हर दूसरा आदमी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, किसी न किसी तरीके से। इसमें ज़्यादातर लोग फार्मा कंपनियों को बदनाम करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है फार्मा कंपनियों के बराबर ही जो सोशल इन्फ्लुएंसर है ना, वो भी कम नहीं है। सही बात। जब तक कोई, देखिए, तथ्य को, फैक्ट्स एंड डेटा को सामने लाना आसान काम नहीं है। सही बात है। आज जैसे मैंने अपनी ये टॉक करी, तो मैं पिछले 7 दिन से चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ। हाँ। मैं हर मेरी टॉक से पहले पूरे के पूरे, और 6 या 7 दिन में पूरा उसका स्टडी करता हूँ कि मैं फैक्चुअली गलत नहीं बोलूँ कुछ। सही बात। भाई मेरे टॉक से किसी को फ़ायदा हो या नहीं हो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरी टॉक से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये पहला फंडामेंटल रखो, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, उसकी राय मानो। सोशल मीडिया में क्या है कि कोई भी आदमी ज्ञानी बनकर आ जाता है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ। मैं तो कहता हूँ उसके बारे में पूरी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, और इनको करना चाहिए सोशल मीडिया को कि उस व्यक्ति की डिग्री वगैरह है कि नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो प्रूफ के साथ हो, तब जाके वो अलाउ करना चाहिए। और आज नहीं तो हो जाएगा, 5-10 साल के बाद में आप देखना कि हर एक आदमी ऐसे राय नहीं दे सकेगा। अभी ये नया नया मीडिया डेवलप हो रहा है। सही बात है। और जो ही एक स्टेज आएगी कि इसके ऊपर इस तरह के जो है ना वो कंट्रोल शुरू होंगे कि बिना कोई आप अपने नॉलेज या डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आप कोई बात ऐसे नहीं कह सकते। जैसे आपने एक वर्ड किया सुपर फूड। सुपर फूड मिथ है, और आपको एक डराने के लिए अपना सामान बेचने की कला है। व्हाट इज सुपर फूड? मान लो आपकी बॉडी में एडिक्वेट प्रोटीन है, हाँ। और आप कहते साहब ये सुपर फूड है, प्रोटीन रिच है, हाँ। और आप वो प्रोटीन खा लेते हो, बहुत महंगा है, छोटा सा डब्बा आएगा 1500-2000 रुपये का। हाँ। फिर उस प्रोटीन का क्या करोगे आप? जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन है, तो आपका शरीर, आपको पता है उस प्रोटीन जो आपने लिया क्या करेगा उसका?
निकल जाएगा वो तो ऐसे ही। वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। हमारी बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती। अच्छा प्रोटीन सीमेंट है। अच्छा। आप सीमेंट को आप एक बार पानी मिला दो, हाँ बजरी और पानी से मिला दो, तो क्या वो सीमेंट अगले दिन काम आता है? बिल्कुल नहीं आता। वो तो उसी दिन काम आएगा या उसको फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सेम इज विद प्रोटीन। प्रोटीन इज ए बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन इज ए बॉडीज सीमेंट, हमारे शरीर का सीमेंट है। तो अभी लिया, आपकी जितनी डेफिशिएंसी है वो पूरी करी, बाकी को बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज में ग्लूकोज कन्वर्ट बना कर देती देती है। तो आपने 1500 रुपए की चीज़ ली हाँ। और 30 रुपए की चीनी में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है भाई? ये कौन सी समझदारी है? सही बात। प्लस शुगर का लोड बढ़ गया आपकी बॉडी में। आप तो कह रहे हो प्रोटीन है, मेरी मसल बनेंगी। हाँ भाई डेफिशिएंसी है ही नहीं। हाँ। तो इसलिए सुपर फूड इज ए मिथ। सुपर फूड एक भ्रम की स्थिति है। सुपर फूड की यही है कि साहब इसका ये सोर्स अच्छा है, तो वो सोर्स गाजर का में भी आपको भी मिलेगा, आपको कभी आपको आलू में मिलेगा, जैसे मैंने कहा, कभी मिर्ची में मिलेगा, कभी आपको संतरे में मिलेगा। आपके शरीर में किसकी डेफिशिएंसी है? जैसे पहले स्कर्वी नाम की बीमारी होती थी। अच्छा। तो उसमें क्या, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती थी, दांत गिर जाते थे। अच्छा। और मसूड़े में से खून आने लग जाता था। बहुत लोग मर गए, लाखों लोग मरे हैं इस स्कर्वी से। वो और खास करके समुद्री यात्रा वाले लोग बहुत मरते थे। अच्छा। बच्चे बहुत मरते थे स्कर्वी से। कारण क्या था कि आप देखो 17वीं 18वीं 17वीं सदी में आप जाओगे तो उस समय दुनिया में नींबू को नहीं खाते थे लोग। अच्छा। जानते नहीं थे नींबू के बारे में। अच्छा। संतरा मौसमी नहीं खाते थे। ओके। हाँ, उस समय नहीं खाते थे, ये बहुत बाद में आए हैं। अच्छा। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती थी। अब ऐसे ही एक बार जैसे जा रहे थे शिप के अंदर, तो एक आदमी की जो वाइफ थी, हाँ हाँ। उसने कैसे न कैसे पता नहीं क्यों सीखा, डिटेल तो बहुत पुरानी बात होगी, हाँ। कोई 500-700 साल पुरानी है, इसलिए मुझे याद नहीं है थी और डिटेल में लिखा भी नहीं है। उसने उसको लेमन दे दिया कुछ कि खाने के बाद में चूस लिया, अगर अच्छा लगता है मेरे को, ढूंढ के लाई होगी गाँव में। हाँ। तो उसको 20-30-50 लेमन डाल दिए कि दांत साफ कर दिया अगर इससे। अच्छा। तो जब आगे पहुंचे उसके शिप वाले, जैसे 300-400 लोग थे, तो 100-150 तो रास्ते में मर गए। और बाकी पहुंचे, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, आधों के दांत झड़ गए। वो बेटा हट्टा कट्टा रहा एक। हाँ। तो फिर ये बहुत बड़ा बात उठेगी। इसमें क्या हुआ, हाँ। फिर सारे खाने का एनालाइज किया। हाँ। एनालाइज किया तो पता चला कि ये तो लेमन खा रहा था। हाँ। तो दे स्टार्टेड गिविंग लेमन, और स्कर्वी दुनिया से गायब हो गई। अच्छा। अभी मैंने पिछले 40 साल से कोई स्कर्वी का केस नहीं देखा। मैं पढ़ता था तब 2 या 3 केस देखे थे, वो इधर नागौर की तरफ से आए थे। अच्छा। क्योंकि उस समय नागौर वगैरह में, डीडवाना, इस एरिया के अंदर 1970 की बात कर रहा हूँ, 74-75 की। हाँ। तो उस समय उधर कोई लेमन वगैरह का यूज़ नहीं करते थे लोग। अच्छा। तो वहाँ से कुछ केसेस आए, उसके बाद में गायब हो गया। क्यों? हर आदमी कोई संतरा खा रहा है, कोई लेमन ले रहा है, कोई मौसमी ले रहा है, कोई नहीं कोई सिट्रस आंवला ले रहा है। ये पहले लोग खाते नहीं थे, आज से 200, 500, 600 साल पहले जाओगे तो आप, तो वहाँ उसके लिए वो सुपर फूड था, विटामिन सी। अब आज आपको वही खिलाएं, जैसे अपने आंवले को ले गए, खूब आंवले खाओ साहब, बीमार नहीं होगे। खूब में मत खाओ, बैलेंस्ड खाओ। क्यों? आवश्यकता से अधिक है, आप किडनी को ओवरलोड कर रहे हो। तो ये जो फैलाया जा रहा है ना कि आंवला चमत्कार कर देगा, और हमारे वो ऋषि हुए थे और उन्होंने साहब ऐसा बनाया कि साहब हमारा च्यवनप्राश खाओ और तुम अमर हो जाओगे, सब बीमारियों से। नो, आपको डेफिशिएंसी होगी तो ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सही बात है सर। एक चीज़ है कि आजकल मैंने भी देखा है, मैंने भी यूज़ किया है, इसलिए लोग जो सप्लीमेंट्स है ना, वो प्रोटीन पाउडर्स का यूज़ फैशन की तरह करते हैं। कोई भी सप्लीमेंट हो तो मतलब क्यों ये ट्रेंड मेडिकली आया है या सोशल मीडिया? ये देखिए, ये तो आदमी के लालच से आया है। मैंने कहा नहीं, प्रोटीन के आपकी डेफिशिएंसी होगी। हाँ। तभी तो लोग हैं ना आप। सही बात है। भाई आपके डेफिशिएंसी है नहीं तो फिर आप प्रोटीन ले रहे हो तो वो तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है। अब चूंकि जिम में वो क्या करते हैं, आपसे विगरस एक्सरसाइज कराते हैं। हाँ। तो जो बेनिफिट तो आपको, जो आप वेट्स करते हो, पुशअप्स एंड सिटअप्स करते हो, तो मसल तो उससे बिल्डअप होती हैं और वो कह देंगे साहब इससे हो रही हैं। हाँ। दूसरा क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत उसके अंदर हार्मोन वगैरह मिला देते हैं, ग्रोथ हार्मोन जैसी कोई चीज़। अच्छा। या हार्मोन स्टिमुलेट करने वाले कोई डाल देते हैं, तो आपके शरीर की ग्रोथ फास्ट होती है। अच्छा। लेकिन फास्ट है वो स्टेबल है कि नहीं है। सही बात है। और इसलिए आपने देखा कि जिम के अंदर कई ट्रेजेडीज होते हैं। अभी एक बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर थे, उनकी भी डेथ हुई है पिछले दिनों, छोटे से कोई ऑपरेशन में ही। तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आप आर्टिफिशियली बॉडी को नहीं कंट्रोल कर सकते। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। सर आयुर्वेदा
होम्योपैथी और एलोपैथी तीनों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। पेशेंट्स को बैलेंस अप्रोच कैसे अपनानी चाहिए? जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी, तो एलोपैथिक ले रहे थे वो, तो अचानक से किसी ने बोला कि आप आयुर्वेदिक शुरू करो, फिर कोई बोला कि होम्योपैथिक शुरू करो, रिजल्ट धीरे आएगा लेकिन अच्छा आएगा। तो इतना कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है ऐसे टाइम पे। देखिए ये सब तो कॉमर्स है, हर आदमी अपने अपने, होता क्या है कि बीमारी से, बीमार आदमी से बड़ा कोई ग्राहक नहीं हो सकता। सही बात है। वो इतना कंफ्यूज्ड होता है बेसिकली देखें तो, और सब बड़ा प्यार से मीठे बोल बोल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। सही बात। ठीक है ना। साइंस तो सारी अच्छी हैं, बात है डायग्नोसिस की। और किसी भी फील्ड में आजकल हो क्या गया है, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदा हो, डायग्नोसिस की बड़ी दिक्कत हो रही है। सारी डायग्नोसिस जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन पे जब डिपेंड हो गई तो डॉक्टर्स के पास क्या है कि जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जिसको अनुभव कहते हैं, जिसको तजुर्बा कहते हैं, वो तजुर्बे की कमी हो गई। और तजुर्बे की कमी होने से वो रोगी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकता। यदि आपका तजुर्बा है ना तो आपका रोगी फ़ौरन आपको समझ जाएगा कि ये आदमी को पता है, वो जल्दी से आपको छोड़ के जाएगा नहीं। सही बात है। और जाएगा तो आपके गाइडेंस में जाएगा कि साहब मैं ये काम कर लूँ क्या। सही बात है। ये मेरे को फलाने का है, मैं इसकी राय भी ले लूँ क्या, वो आपको कॉन्फिडेंस में रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप इलाज कराते हो एक अच्छा डॉक्टर आपके नज़र में होना चाहिए, और आप किसी की भी राय ले सकते हो, तो आपकी चॉइस है, लेकिन आप उसकी गाइडेंस में लो, उसको कट ऑफ मत करो कि साहब मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन मैं आप ये करना चाहता हूँ। तो फिर आपको क्या है कि कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसोगे। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, वाइल्ड डाइट्स जैसे कि कीटो डाइट हो गई, बॉइल्ड फूड डाइट हो गई है, मतलब कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, ग्लूटेन फ्री, मतलब क्या बॉडीज़, मतलब हमारे तो यार रोटी सब्जी चलती थी, आज भी वही चल रही है। नहीं एक बताऊँ आपको, जैसे ग्लूटेन फ्री बड़ा व्यापार हो गया आजकल, हर एक को ग्लूटेन नुकसान नहीं करता। हाँ। ग्लूटेन खाली उन लोगों को नुकसान करता है जिनको कोलाइटिस हो। हाँ। ग्लूटेन इंड्यूस जो कोलाइटिस होती है खाली उन्हीं को, वो मुश्किल से 1% लोग होते हैं टोटल पॉपुलेशन के। और कई बार जो ग्लूटेन बदनाम होता है, लेकिन गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, व्हीट प्रोटीन, उससे कई लोगों को एलर्जी होती है। अच्छा। तो उनके फिर गैसेज वगैरह बनने लग जाती हैं। तो वो कितने हैं, 100 में से 1 या 2 लोग, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। सारी जनता को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेहूं के अंदर भी अच्छा न्यूट्रिएंट होते हैं। यदि आप मैदे को हटा दो और गेहूं का वैसे पिसा हुआ आटा तो अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं। आपको विटामिन बी ग्रुप मिलता है पूरा, आपको उसमें प्रोटीन मिलता है, एंड दे आर रिच इन फाइबर। क्योंकि ग्लूटेन का जो रिप्लेसमेंट है ना वो इतना न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे चावल है, चावल में गेहूं की बजाय न्यूट्रिएंट बहुत कम है, वो तो मेनली स्टार्च है। सही बात। तो ऐसा नहीं कि टोटली बंद कर दो, आप मिक्स करो। और डायरेक्ट ग्लूटेन एलर्जी है आपके तो फिर आप उसको बंद करेंगे अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने देखा हो कि सोशल मीडिया टिप फॉलो करके किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो आपके पास आए? आते रहते हैं, अलग अलग विचित्र चीज़ें लेके आते रहते हैं। अच्छा। हाँ कि साहब वो उन्होंने कहा लौकी पियो आप, तो मैं लौकी का आज 3 गिलास पी गया, और वो लौकी कोई एक कड़वी निकल गई तो वो तो ऐसे लगा मरनासन हो गए लोग। ऐसे भी केसेस आए 2-3, तो कईयों के वॉमिटिंग डायरिया हो गया। आप एक्सट्रीम में मत जाओ ना। 3 के किसने बोला था? उसने बोला पियो, तो मतलब एक बार में 3 पी लो। हाँ कोई मतलब लोगों का फिर होता है कि जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, मतलब पूरा, मैंने कहा ना पूरा नॉलेज आपको सोशल मीडिया पे कौन देगा? सही बात। और फिर जो देने वाला है वो उसकी वैलिडिटी क्या है? आज मान लो मैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में कोई बात कहता हूँ तो मैं साइड इफेक्ट पहले बताऊंगा। अच्छा। अमाउंट बताऊंगा। भाई एक साइंटिफिक तरीके से आप बताओगे तो एक अलग होगा, आपके एक रिस्पॉन्सिबल है आपके ऊपर, आप लीगली बाउंड हो। आज मैं गलत फैक्ट है वो मेरे सोशल मीडिया पे नहीं दे सकता। सही बात। क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है कि आपने गलत न्यूज़ कैसे दी या गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दी। सही बात है। अब दूसरा आदमी है खड़ा इधर पड़ा और उसने डाल दिया थ्रिलिंग और उसके फॉलोअर खड़े हो गए। तो आपको ये विजुअलाइज करना है, आपको अपने आप को आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप किस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, और वो आपको कहीं घुमा फिरा के कोई कमर्शियल साइट पे तो नहीं लेके जा रहा है, उसका ध्यान रखना है आपको। कमाल है।
आज हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार जी हैं और आज वैसे धनतेरस है, आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, एक चीज़, आजकल हर चीज़ के साथ एक चैलेंज जुड़ चुका है। कोई भी काम हो चैलेंज है उसके साथ, फिटनेस चैलेंज, वाटर चैलेंज, स्लीप चैलेंज। क्या ये मोटिवेटिंग है या एक मिसलीडिंग चीज़ है? पहली बात तो आप किसी चैलेंज को स्वीकार मत करो। हाँ, मैं आपको एक बड़ी फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ। आप देखते हो कि धरती पर जीवन का सृजन कहाँ हो रहा है? प्रकृति में। हाँ, आप प्रकृति में जाओ, आप नाचता हुआ मोर देखोगे, इठलाती हुई आप गिलहरी देखोगे, इधर उधर पंखें फड़फड़ाते हुए आपको तितलियां नज़र आएंगी, कहीं कोई हिरण दुबक रहा होगा, नहीं छलांगे मार रहा होगा और आपका जो खरगोश है वो दुबक रहा होगा, कहीं कोई डॉग या कोई चीता या कोई शेर गरज रहा होगा, कहीं आप देखोगे ऊपर बादल अचानक आ गया, काला बादल, और पूरे सूरज को निगल गया। सही बात। कहीं कोई झरना बह रहा है, कहीं कोई नाला, नदी, कोई तालाब, कोई झील, यानी कितना कुछ वहाँ हो रहा है। आप जाओगे कोई पेड़ के अंदर नई नई कोंपल उसकी फूट रही है, न्यू बर्ड्स, कोई छोटा फूल है, कोई फूल के अंदर फल बन रहा है, कोई फल पक रहा है, कोई फल अपना रंग बदल रहा है, कोई फल आपको ललचा रहा है कि आओ मेरे को खाओ। वहाँ जीवन बन रहा है। हम प्रकृति से दूर हैं। हम इन बंद चार दीवारी के अंदर, पत्थरों की चार दीवारी के अंदर, और या तो नोटों को गिनने की कोशिश कर रहे हैं और या नोटों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मृत चीज़ों के साथ रहकर आपके अंदर जीवन का फूल कैसे खिलेगा? तो कभी कभी 4-6 महीने में एक बार आप नेचर में जाइए। आप 5-6 स्टार होटल में जाने के बजाय किसी गांव में जाइए, 1-2 किसान के घर रुकिए, उसको 1000-2000 रुपये दीजिए और वहाँ उसके खेतों में जाओ, वहाँ के तालाब पोखर को देखो, वहाँ के पेड़ पौधों को देखो, वहाँ के जीव जंतुओं को देखो। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो, जंगल में नहीं जा सकते तो, एंड ग्रेजुअली आप नोट करोगे कि आपके जनरल हेल्थ के अंदर, मेंटल हेल्थ में, सोशल हेल्थ में ड्रामेटिक चेंज आएगा, क्योंकि वहाँ जीवन के पास हो आप। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ जो शहर के लोग हैं वो तो आप देखो सुबह से शाम 2-4-5 फैमिली मेम्बर को छोड़ दो या ऑफिस के कोलीग को छोड़ दो, बाकी तो मृत चीज़ों के साथ ही रह रहे हो आप। सही बात। तो मृत चीज़ों के साथ रह कर आप सोचो आपके अंदर जीवन है वो खिलेगा? कभी नहीं खिलेगा। फॉरगेट इट। सर, आपके हिसाब से सही हेल्थ एजुकेशन किस एज से शुरू हो जानी चाहिए, स्कूल लेवल या एडल्टहुड में? करीब 15 ईयर्स के। अच्छा। क्योंकि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है और एल्जाइमर है या पार्किंसोनिज्म है, ये जो खतरनाक बीमारियां, इनकी शुरुआत करीब 15 से 20 साल के बीच में हमारे शरीर में प्रारंभ हो जाती है। अच्छा। और धीरे धीरे वो अंदर बढ़ती रहती है, हमें पता नहीं चलता। और फिर जब 40, 45, 35, 50, 60 के ऊपर हमारी उम्र पहुंचती है तो इनमें से कोई ना कोई बीमारी अचानक आपके सामने आती है। और दूसरा क्या होता है, लाइफस्टाइल आपने 15-16 साल की उम्र में एडॉप्ट कर ली ना, तो वो तो आप फॉलो कर लोगे। हाँ। और यदि आप 25, 30, 40 के बाद में या उसके आसपास करते हो ना, तो वो तभी करोगे जब आप कहीं झंझट में ऑलरेडी फंस चुके होंगे। नेचुरल में आप करोगे नहीं। फिर आप सोचोगे मेरा क्या बिगड़ा है। मैंने कहा वो अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाती है, तो वो फिर आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे। सर, क्या फ्यूचर में आपको लगता है जैसे AI टूल्स जैसे ChatGPT, ये 2-3 चीज़ें हैं, लोगों की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के डॉक्टर्स के असिस्टेंट बन सकते हैं? करीब 15 से 20% लोग जो है ना, हाँ, वो अपनी हेल्थ को वैल्यू सदा से ही करते रहे, सदियों से करते रहे, हाँ, आगे भी करेंगे। ओके। अब चूंकि अब सूचनाओं का विस्तार हुआ है तो हो सकता है, मेरा ये मानना है कि 35 to 40% लोग हेल्थ को लेके अवेयर हो जाएंगे। अच्छा। और बाकी तो मेडिकल इन्फ्लेशन है, वो आपको मजबूर कर देगा, मतलब कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इतना हाई हो जाएगा। हाँ। क्योंकि आज देखिए, आज की तारीख में आप साधारण जुकाम का, वायरल का भी इलाज कराने जाओगे हाँ। तो आपके 5-7 हज़ार रुपये उड़ जाते हैं, आराम आपको से पता ही लग नहीं जाएंगे। चलता। ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, प्लेटलेट कराओ, हर तीसरे दिन कराओ, कहीं आवश्यकता है या नहीं है मैं उस मैटर पे जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपका 5-7 हज़ार रुपये तो अभी जाने लग गया। सही बात है। ये जिस दिन 25,000 हो जाएगा, उस दिन आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाएगा उसके बारे में सोचने लग जाओगे। क्योंकि मनुष्य जाति में क्या है, पनिशमेंट से ही सुधरती है। यूरोप वगैरह में जाओ, आप दुबई में जाओ, ट्रैफिक रूल तोड़ने पर इतने बड़े पनिशमेंट है, इतने बड़े बड़े जुर्माने लगते हैं कि आदमी तोड़ता ही नहीं है वो। हमारे यहाँ क्या है, 100 रुपये दो और निकल जाओ। तो हमारे यहाँ रोज़ाना लोग मर रहे हैं डेली, मरने से किसी को परवाह नहीं है।
मोटरसाइकिलें और स्कूटर ऐसे चलाते हैं, कारें ऐसे चलाते हैं, ऑटोज ऐसे चलाते हैं कि किसी को मतलब परवाह ही नहीं है। वो क्यों है कि पनिशमेंट नहीं है। तो इकोनॉमिक पनिशमेंट जब शुरू होगा ना तभी हम सुधरते हैं। अभी तक तो ये लग रहा है, हाँ 20% लोग होते हैं ऐसे सोसाइटी में, वो सदा ही रहे हैं कि वो अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने वातावरण के बारे में वो सदा पॉजिटिव काम करते रहे। ओके सर, एक चीज़ और कि एक आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की हेल्थ नॉलेज बिल्ड करने के लिए किन ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करे? नहीं, ऑथेंटिक तो मैंने कहा ना कि आप कोई भी बात सुनते हो तो एक तो जो चमत्कार की बात करते हैं, बिल्कुल, एक अपने आप को जो हाईलाइट करता है कि साहब मैंने ये कर दिया, आप उन लोगों से दूर रहो। ठीक है, तो जो सेल्फ को प्रमोट करता हो, बहुत बड़बोला है, वो पता लग जाता है आपको। सही बात है। और या उसमें कोई हिडन एजेंडा हो, कहीं आपको कॉमर्शियल साइट पे ले जाता हो उसको। हाँ। और प्लस जो आपको जो भी बातें वो बताता है उसमें मैंने कहा ना आंकड़े होने हैं चाहिए, बिल्कुल सही उसमें कोई न कोई तथ्य होना चाहिए, वो उसमें रेफरेंस मिले कि साहब अभी ये रिसर्च हुई है यहाँ पे, अभी ये, क्योंकि आजकल इसमें बहुत झूठ है कि साहब फलां यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिसर्च हुई है, नोबेल पुरस्कार जापानी ने ये किया है कि साहब भारत का ये है ना, ये खाने से और ये हो गया। ऐसा कोई नोबेल पुरस्कार होता ही नहीं है, हाँ, ऐसी यूनिवर्सिटी कोई होती नहीं है। तो इस तरह के जो फेंकी हुई चीज़ें हैं ना, हाँ। उनको आप पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी ऑथेंटिक होता है और उस फील्ड का ही आदमी है, आप उसी की बात को फॉलो करो। ग्रेट सर। सर लास्ट में आपसे यही कहूँगा सर, जाते जाते हमारे लिसनर्स, बॉक्स एफएम के लिसनर्स, उनके लिए क्या मैसेज है? जैसे मैंने शुरुआत करी वहीं पे मैं इसका अंत करना चाहता हूँ। आप अपने घर परिवार के लोगों के अनुभव को संजो के रखो। आप अपनी मम्मी को, अपनी नानी को, दादी को, बहन को, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। फूड साइंस के अंदर हम सब वैज्ञानिक हैं, क्योंकि आप खाना बनाओगे तो पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या, एक जो गृहिणी है वो क्या क्या करती है, या आपके कुक है तो वो क्या क्या चीज़ें करता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आप उससे सीखिए और सीख करके फिर उसमें आप इम्प्रूवमेंट का सजेशन दे सकते हो, थोड़ा अपना साइंटिफिक नॉलेज से या कहीं न कहीं किसी से पूछ करके। लेकिन आप उस एक्सपीरियंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको विनम्रता के साथ स्वीकार करो। और मेरी समझ में यदि हम ऐसा करते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। और तो इसके लिए क्या ज़रूरी हो गया, खाना घर पे बना हुई ज़्यादा खाओ। प्रेफरेंस आपकी वो होना चाहिए, खाली इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ करके आप अपने घर से बाहर का खाना खाइए, अदरवाइज़ खाना आप घर का ही खाइए। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। और आप लोग सुनते रहिएगा बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ